नमस्कार आप सभी को। मैं नेहा दैया त्रिदिशाएं क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूं और हम पढ़ रहे हैं CSIR CASE के जो SO और ASO का एग्ज़ाम होने वाला है, डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम, जिसमें जो लैंग्वेज पेपर होने वाला है आपका, उसी के रिगार्डिंग हमारी क्लासेस चल रही हैं। और आज हम पढ़ रहे हैं सार लेखन या संक्षेपण की अभ्यास श्रृंखला नंबर 8। 7 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी हम लोगों ने कर लिए हैं। जिन्होंने नहीं देखे हैं वो विजिट करके चैनल पर एक बार पुरानी वीडियोस को देख सकते हैं। लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप लोगों को मिल जाएगा। हिंदी जिन लोगों का जो मीडियम है या फिर जिन लोगों ने अपनी लैंग्वेज चूज़ कर रखी है हिंदी डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए, उनके लिए ये क्लास बेहद इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। सबसे पहले माँ सरस्वती का ध्यान करते हुए ओम सरस्वती नमस्तुभ्यम वरदे काम्य रूपिणी विद्या आरंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। हे माँ सरस्वती, हम आपको प्रणाम करते हुए अपना अध्ययन शुरू करने जा रहे हैं। हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास। जिन लोगों ने अभी तक वीडियो नहीं देखी है पुरानी, वो जा कर के ज़रूर देखें, क्योंकि उससे आप लोगों को थोड़ा आइडिया हो जाएगा किस तरीके से आप संक्षेपण को लिख सकते हैं। एक डिटेल वीडियो भी मैंने बताया है आप लोगों को। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए अगर पसंद आती है तो। कोई फीडबैक, कोई सजेशन, कोई कमेंट या इसका जो वीडियो का जब हम गद्यांश पढ़ेंगे तो मैं एक प्रैक्टिस के लिए देती हूँ। कोई टाइटल आप लोगों को लिखना हो तो कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए खुला हुआ है, आप लोग वहाँ जा कर के कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए आज की हम पढ़ते हैं सार लेखन अभ्यास श्रृंखला नंबर 8। संक्षिप्तीकरण आपका टॉपिक है, जिसमें इसको सार लेखन या संक्षिप्तीकरण कह सकते हैं। इंग्लिश में आपका सिलेबस दिया है चूंकि, तो उसमें प्रेसिज राइटिंग एक टॉपिक दिया है जो 30 नंबर का होगा और एक ही क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा। तो 3 ही टॉपिक हैं आपके। पहला टॉपिक आपका होगा प्रेसिज राइटिंग, आपका दूसरा टॉपिक होगा लेटर राइटिंग, जिसकी क्लास ऑलरेडी शुरू करा रखी है। जिन लोगों ने नहीं देखी है वो उन क्लासेस को भी जा करके देख सकते हैं। जैसे ही इसके 10 सीरीज हमारी खत्म हो जाएंगी वैसे ही हम अभ्यास करना शुरू कर देंगे निबंध लेखन से संबंधित। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आदर्श सार लेखन या संक्षेपण के लिए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट मैं फिर से रिवाइज करा देती हूँ। एक तो उसमें सबसे पहले पूर्णता होनी चाहिए, यानी जो भी आप गद्यांश का संक्षेपण करें या सार लिखें वो आपको ऐसा प्रतीत होना चाहिए कि गद्यांश का जो केंद्रीय भाव है उसको उसमें लिखा गया है, जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं वो उसमें शामिल कर ली गई है। अर्थात आपका संक्षेपण पढ़ने के बाद में एग्जामिनर को ऐसा बिल्कुल भी ना लगे कि दोबारा उसको गद्यांश को पढ़ना चाहिए, यानी उसकी ज़रूरत महसूस उसे ना हो। संक्षिप्त होना चाहिए, यानी संक्षिप्तता उसमें होनी चाहिए। 1/3 शब्दों में या दिए गए या पूछे गए जितने भी शब्द हैं उन्हीं के अंदर आप लोगों को संक्षेपण लिखना है। स्पष्टता होनी चाहिए, ये नहीं है कि आप बार बार शब्दों को रिपीट कर रहे हैं, बार बार सेंटेंसेस को रिपीट कर रहे हैं, तो ऐसा आप लोगों को नहीं करना है। कई सारे सरल वाक्यों की जगह पे आप संयुक्त या मिश्रित वाक्यों का प्रयोग कर सकते हैं, ताकि गागर में सागर भरने जैसी बात वहां पर हो सके। शीर्षक आपका आकर्षक होना चाहिए, संक्षिप्त होना चाहिए और केंद्रीय भाव को स्पष्ट करता हुआ होना चाहिए। आपका गद्यांश मौलिक रचना से ही होना चाहिए। ये नहीं है कि जैसे पर्यावरण पर कोई आपको गद्यांश दिया गया है और आप उस पर अपने शब्द लिखना शुरू कर देते हैं, आपको कोई जो मीटिंग्स होती हैं उनके बारे में लिखना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा या ऐसे विचार आप लोगों को नहीं लिखने हैं। जो उसमें दिया है उसी के आधार पर आप मौलिक रचना को प्रस्तुत करते हुए ही लिखें। भाषा आपकी सरल हो, सहज हो और प्रभावमयी होनी चाहिए। ये नहीं कि आप बहुत बड़े प्रकांड पंडित बन जाएं और ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना शुरू कर दें, तो वो सब आप लोगों को नहीं करना है। तो चलिए आज का हम संक्षेपण अभ्यास श्रृंखला मतलब पहला हमारा टॉपिक है ये। तो यहाँ पे है स्वतंत्रता अपने आप में निरपेक्ष नहीं है। आप लोगों के लिए हमेशा मैं बताती हूँ, वीडियो को पॉज कीजिए, पॉज करने के बाद में जो महत्वपूर्ण लाइन्स हैं उनको पहले एक बार पढ़ लेना है। फिर जो महत्वपूर्ण आप लोगों को लगे वो इम्पोर्टेंट लाइन आपको अंडरलाइन कर लेनी है या हाईलाइट कर लेनी है। ठीक है, ये हमारा कै वाला पोर्शन है, क्योंकि हम क्या करते हैं टोटल 3 करते हैं, जिसमें से 2 की हम यहाँ प्रैक्टिस करते हैं और 1 आप लोगों को दिया जाता है, जिसकी जो जो इसकी PDF है वो टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों को मिल जाती है। आप वहाँ से उसे तैयार कर सकते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं गद्यांश को, रीडिंग करते हैं। स्वतंत्रता अपने आप में निरपेक्ष नहीं है।
एक सीमा पार कर जाने के बाद स्वतंत्रता स्वेच्छाचारिता और उच्च श्रृंखला में बदल जाती है। एक व्यक्ति को धन कमाने की स्वतंत्रता है, पर काले बाजार की अथवा लूटने की स्वतंत्रता नहीं है। हम एक पागल को गाड़ी चलाने की स्वतंत्रता नहीं दे सकते, जबकि एक सामान्य नागरिक को जो गाड़ी चलाना जानता है, गाड़ी चलाने का आज्ञा पत्र प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होती। हमको लाउड स्पीकर पर गाने की स्वतंत्रता है, किंतु हमारे गाने से हमारे पड़ोसी के सोने की स्वतंत्रता नष्ट नहीं होनी चाहिए। जो स्वतंत्रता हमें प्राप्त है वह दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता में बाधक नहीं होनी चाहिए। हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि हर स्वतंत्रता के साथ एक दायित्व का प्रश्न जुड़ा हुआ है। तो ये आप लोगों ने पहली रीडिंग कर ली। अब सेकंड स्टेप क्या कहता है कि जो भी महत्वपूर्ण लाइंस हैं इसमें, उनको आपको अंडरलाइन या हाईलाइट करते हुए चलना है। यहाँ पर आप लोगों को समझ में आया होगा, बार बार एक शब्द रिपीट हो रहा है जिसके बारे में हम देख रहे हैं, वो है स्वतंत्रता। यानी आप एक चीज समझ सकते हैं कि ये जो टॉपिक है वो किसके बारे में है, स्वतंत्रता के बारे में है। हर दूसरी तीसरी लाइन में स्वतंत्रता की बात हो रही है, ठीक है। तो स्वतंत्रता के बारे में ये सारा टॉपिक जुड़ा हुआ। अब स्वतंत्रता के बारे में कहा क्या गया है, फिर से पढ़ के अंडरलाइन करते हुए चलते हैं। स्वतंत्रता अपने आप में निरपेक्ष नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि स्वतंत्रता मिल गई तो आप कुछ भी कर सकते हो। एक सीमा के पार कर जाने के बाद स्वतंत्रता क्या बन जाती है, स्वेच्छाचारिता और उच्च श्रृंखलाता में बदल जाती है। जैसे किसी बच्चे को घूमने की आज़ादी दे दी जाए, ठीक है, कि आप घूम सकते हो, लेकिन वो घूम करके अनाप शनाप काम करे, या फिर उसको खेलने की आज़ादी दी जाए, लेकिन खेल वो गलत तरीके से रहा है, चीटिंग कर रहा है खेल में, या फिर दूसरों को नुकसान पहुंचा रहा है, तो एक समय के बाद में जितनी उसकी लिमिट है उसके बाद में अगर उसको ज़्यादा छूट दे दी जाती है तो क्या बन जाती है, स्वेच्छाचारिता या उच्च श्रृंखलता में बदल जाती है। जैसे एक व्यक्ति को धन कमाने की तो स्वतंत्रता है, ये बात ठीक है, लेकिन धन कमाने के लिए वो काला बाजारी करे या दूसरे लोगों को लूटता फिरे, इस चीज की स्वतंत्रता नहीं है। एक पागल को गाड़ी चलाने की स्वतंत्रता नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि आपको पता है पागल को गाड़ी चलाने के लिए आज़ादी दे दी तो वो जा करके रोड पे किसी को भी ठोक देगा, किसी को भी नुकसान कर देगा, किसी का भी एक्सीडेंट हो जाएगा। तो ऐसे हम किसी भी पागल को गाड़ी चलाने की आज़ादी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि इससे दूसरों का अहित हो सकता है। जबकि एक जो सामान्य नागरिक है जो गाड़ी चलाना जानता है, ठीक है, वो गाड़ी चलाने का आज्ञा पत्र प्राप्त करने में उसको कोई कठिनाई नहीं होती। हमको लाउड स्पीकर पर गाने की स्वतंत्रता है, लेकिन हमारे गाने से अगर पड़ोसी के सोने की स्वतंत्रता नष्ट होती है तो गलत बात है। तो हमारे गाने से पड़ोसी की सोने की स्वतंत्रता नष्ट नहीं होनी चाहिए। जो स्वतंत्रता हमें प्राप्त है वह दूसरे की स्वतंत्रता में बाधक नहीं होनी चाहिए। और हमें स्मरण रखना चाहिए कि हर स्वतंत्रता के साथ में क्या है, दायित्व है। तो स्वतंत्रता के साथ में क्या आता है, दायित्व आता है। आप लोगों को समझ में आ गया कि ये जो संक्षेपण है वो किसके बारे में है, स्वतंत्रता के बारे में है। तो इसका शीर्षक क्या हो सकता है वो एक बारी हम देखते हैं। तो हमारे हिसाब से इसका संक्षेपण का जो शीर्षक है वो है स्वतंत्रता का अर्थ, ठीक है। स्वतंत्रता क्या है उसी के बारे में बात की गई है। तो स्वतंत्रता का अर्थ मनचाहा करने की छूट नहीं है। स्वतंत्रता वहीं तक स्वतंत्रता है जहां तक वह दूसरे की स्वतंत्रता में बाधक नहीं होती और विधि सम्मत है, यानी कानूनी तौर पर सही है। व्यापारी को काला धन कमाने की, पागल को गाड़ी चलाने की स्वतंत्रता नहीं दी जा सकती। स्वतंत्रता अपने आप में निरपेक्ष और दायित्वहीन होने पर क्या बन जाती है, स्वेच्छाचारिता बन जाती है। स्वतंत्रता में दायित्व होना बहुत जरूरी है। समझ में आ गया? ये गद्यांश का सार हो गया, इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा संक्षेपण, ठीक है। तो संक्षेपण में बेसिकली आपको क्या करना है, पूरे गद्यांश का जो भाव है वो आपको अपने शब्दों में लिखना होता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो चलिए अब अगला भाग देखते हैं, यानी सेकंड हो गया आपका ख। 2 हम कराते हैं, ये सेकंड है। अब आप लोगों को क्या करना है, रीडिंग करने से पहले एक बारी इसको आप पॉज कर लीजिए, खुद से रीडिंग कीजिए। कॉपी पेन आप लोगों के पास जो भी हो, या फिर स्क्रीन पर, या फिर जैसे भी आप चाहें, तो इम्पोर्टेंट लाइन को अंडरलाइन या फिर हाईलाइट करते हुए चलें और खुद से भी उसका प्रयास करने की कोशिश करें। ये थोड़ा सा बड़ा पैराग्राफ मैंने आज लिया है ताकि थोड़ा सा और चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो सके। ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम ही साहित्य है। सब तरह के भाव को प्रकट करने की योग्यता रखने वाली, निर्दोष होने पर भी यदि कोई भाषा अपना निज का साहित्य नहीं रखती
तो वह रूपवती भिखारिन की तरह कदापि आदरणीय नहीं हो सकती। उसकी शोभा संपन्नता, उसकी मान मर्यादा उसके साहित्य पर ही अवलंबित होती है। आंख उठाकर जरा और देशों और जातियों की ओर तो देखिए, आप देखेंगे कि साहित्य से वहाँ की सामाजिक और राजकीय स्थितियों में कैसे कैसे परिवर्तन हुए हैं। साहित्य ने वहाँ के समाज की दिशा कुछ की कुछ कर दी है। शासन प्रबंध में बड़े बड़े उथल पुथल कर डाले हैं, यहाँ तक कि संकुचित धार्मिक भावों को भी जड़ से उखाड़ फेंका है। साहित्य में जो शक्ति छिपी रहती है वह तोप, तलवार और बम के गोलों में नहीं पाई जाती है। हानिकारिणी रूढ़ियों का उन्मूलन उसी ने किया है। जातीय स्वतंत्रता के बीज उसी ने बोए हैं। पतित देशों का पुनरुत्थान भी उसी ने किया है। जिस साहित्य में जितनी शक्ति है, साहित्य में इतनी शक्ति है जो साहित्य मुर्दों को भी जिंदा करने वाली संजीवनी का रूप है। जो साहित्य पतितों को उठाने वाला, उत्थितों के मस्तक को उन्नत करने वाला है, उसके उत्पादन और संवर्धन की चेष्टा जो जाति नहीं करती, वह अज्ञान अंधकार के गर्त में पड़ी रहकर किसी दिन अपना अस्तित्व ही खो बैठती है। अतएव समर्थ होकर जो भी मनुष्य इतने महत्वशाली साहित्य की सेवा और अभिवृद्धि नहीं करता, उसे अनुराग नहीं करता, वह समाजद्रोही है, देशद्रोही है और आत्महंता भी है। पढ़ने के बाद में आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये सारी की सारी जो बात है वो किस चीज़ को लेकर के चल रही है, साहित्य को लेकर के चल रही है। ठीक है, यहाँ पर किसकी बात चल रही है? साहित्य की। हर दूसरी तीसरी लाइन में आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये टॉपिक किससे संबंधित है, साहित्य से संबंधित है। अब साहित्य के बारे में कहा क्या गया है, ये बात हम यहाँ पर नोट करते हैं। ज्ञान राशि के संचित कोष का नाम ही साहित्य है। यानी जो ज्ञान है उस ज्ञान राशि के संचित कोष का नाम क्या है? साहित्य है। साहित्य में क्या है? सब तरह के भाव को प्रकट करने की योग्यता है। और योग्यता रखने वाली निर्दोष होने पर भी यदि कोई भाषा, ठीक, कोई भाषा जिसका अपना खुद का साहित्य नहीं है, वह रूपवती भिखारिन की तरह कभी भी आदरणीय नहीं हो सकती। इसीलिए अपनी स्वयं की भाषा में साहित्य होना बहुत जरूरी है। उस भाषा की, जो कोई भी भाषा है, अगर उसका अपना साहित्य नहीं है तो वह रूपवती भिखारिन की तरह कभी भी आदरणीय नहीं हो सकती। उसकी शोभा संपन्नता, यानी भाषा की शोभा संपन्नता, मान मर्यादा किसके ऊपर डिपेंड है? अवलंबित है, साहित्य पर अवलंबित होती है। आंख उठाकर जरा और देशों की ओर या जातियों की ओर तो देखिए, आप देखेंगे कि साहित्य में वहाँ की सामाजिक और राजकीय स्थितियों में कैसे कैसे परिवर्तन हो गए हैं। साहित्य ने वहाँ के समाज की दिशा कुछ की कुछ कर दी है। तो साहित्य ने राजकीय और सामाजिक स्थितियों में काफी कुछ परिवर्तन किए हैं, समाज की दशा बदल दी है, शासन प्रबंध में बहुत उथल पुथल किए हैं, जो संकुचित धार्मिक भाव थे उनको जड़ से उखाड़ फेंका है। साहित्य में इतनी शक्ति छिपी है जो तोप, तलवार और बम के गोलों में भी नहीं पाई जाती। हानिकारिणी जो रूढ़िवादी जो रूढ़ियां हैं उनका उन्मूलन भी साहित्य ने किया है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है जो रूढ़ियों का उन्मूलन, जो हानिकारक रूढ़ियां थी उनका उन्मूलन उसी ने किया है। जातीय स्वतंत्रता के बीज बोए हैं, पतित देशों का पुनरुत्थान किया है। इतनी शक्ति है साहित्य में कि साहित्य मुर्दों को भी जिंदा करने वाली संजीवनी का रूप है। साहित्य पतितों को उठाने वाला है, उत्थितों जो उठे हुए हैं उनके मस्तक को उन्नत करने वाला है। उसके उत्पादन और संवर्धन की चेष्टा, यानी साहित्य के संवर्धन की चेष्टा जो जाति नहीं करती है, वह अज्ञान के अंधकार के गर्त में पड़ी रहकर किसी दिन अपना अस्तित्व ही खो बैठती है। इसीलिए समर्थ होकर जो मनुष्य इतने शक्तिशाली साहित्य की सेवा और अभिवृद्धि नहीं करता, उससे प्यार नहीं करता, वह समाजद्रोही, देशद्रोही और आत्महंता यानी स्वयं को भी नुकसान पहुंचाने वाला है। तो उम्मीद है इतना आपको समझ में आया होगा। किसके बारे में है? साहित्य के बारे में है, और साहित्य ने क्या क्या किया है उसके बारे में है। तो शीर्षक हमारा हो गया साहित्य की महिमा। आप लोगों के हिसाब से क्या हो सकता है, आप लोग भी कमेंट करके बता सकते हैं। तो साहित्य के बारे में लिखा है, साहित्य ज्ञान और भावों का भंडार होता है। किसी भी भाषा की संपन्नता, शोभा, गौरव, सम्मान किस पर निर्भर है? साहित्य पर। जीवन और समाज की व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन करने की शक्ति साहित्य में देखी जा सकती है। हमने पढ़ा ना कि कैसे उथल पुथल कर दिया है, पुरानी रूढ़ियों को उखाड़ फेंका है, धार्मिक संकुचित जो भाव थे उनको हटा दिया है, जो जाति के उत्थान के बीज बोए हैं। इस तरह से व्यवस्था में क्या किया है?
आमूल चूल परिवर्तन करने की शक्ति साहित्य में देखी जा सकती है। साहित्य की शक्ति जो है वो भयानक अस्त्र शस्त्रों से भी अधिक होती है। साहित्य मानव के मानव होने की पहचान है। जो साहित्य मानव कल्याण नहीं करता वह साहित्य नहीं होता। जो जाति या व्यक्ति मानव उत्थान करने वाले साहित्य का सृजन और संरक्षण नहीं करता वह देश समाज का शत्रु है और आत्म हत्यारा है। उम्मीद है ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आप आत्म हत्यारा शब्द नहीं लिख सकते तो आत्म हंता भी लिख सकते हो, वही शब्द उठा करके यहाँ पे लिख सकते हो, लेकिन सार या संक्षेपण 1/3 शब्दों में होना चाहिए और केंद्रीय भाव को स्पष्ट करता हुआ होना चाहिए। इन बातों का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। अब चलते हैं अगला, ये आप लोगों के अभ्यास के लिए है, ठीक है। इसका आंसर आप लोगों को मिल जाएगा PDF फॉर्मेट में टेलीग्राम चैनल पर। ये मैं एक बारी रीडिंग आप लोगों को दे देती हूँ, ठीक है, लेकिन करना आप ही लोगों को है। समूचे एशिया में भारत एक अकेला देश है जहाँ लोकतंत्र की जड़ें बहुत मजबूत हैं और अंदर तक हैं, और इस हद तक अंदर हैं कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को भी यह स्वीकार करना पड़ा है कि वह लोकतंत्रीय उपायों के जरिए शासन में परिवर्तन करने की कोशिश करेगी। भारतीय लोकतंत्र की इससे बड़ी सफलता और क्या हो सकती थी कि उसने स्वयं साम्यवाद में एक अंतर्विरोध पैदा कर दिया। जो लोग देश में समय समय पर होने वाली अप्रिय घटनाओं को देखकर यह मान लेते हैं कि भारत लोकतंत्र के उपयुक्त नहीं है या हमारा लोकतंत्र बहुत कमजोर है, वे न केवल निराशावादी हैं बल्कि इस देश की अशिक्षित किंतु महाप्राण जनता से भी पूरी तरह अपरिचित हैं, जो किताबी अर्थ में लोकतंत्र का अर्थ भले ही ना समझती हो, लेकिन जिसने अंदर ही अंदर यह समझ लिया है कि उसकी नियति निर्माता और कोई नहीं वह स्वयं है। तो ये आप लोगों के लिए है। आप पॉज कीजिए वीडियो को, इसकी महत्वपूर्ण लाइनों को लिखिए, अपने कॉपी पेन उठा करके टाइटल लिखने की कोशिश कीजिए कि इसका शीर्षक क्या हो सकता है, और कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए खुला है, आप वहां पर इसे लिख सकते हैं। मैं आप लोगों के कमेंट का जवाब जरूर दूंगी, ठीक है। तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, त्रिदिशाई क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है त्रिदिशाई क्लासेस के नाम से, जहाँ पर आपको आज के क्वेश्चन की जो आंसर हैं उसकी PDF मिल जाएगी। आप वहाँ से उसे आराम से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं और अपना आंसर भी मैच कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की क्लास। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। और कोई डाउट, कोई क्वेरी है, कोई फीडबैक या कोई सजेशन आप देना चाहें तो कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए खुला है, आप लिख सकते हैं। और चैनल को शेयर कीजिए जितना हो सके ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सके। धन्यवाद।